हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार, अगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसे देखिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताई है जो कि आपको आने वाले आपके जेईई मेंस के पेपर्स में काफी हेल्प करेगी। तो ये ट्रिक्स उन लोगों के लिए है जिनको अगर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं भी हो तो भी वो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। थोड़ा सा बस हमें स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है और हम उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो उस वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे मेथड्स इस तरीके से बताए हैं, तो आप उसे जाके जरूर देखिए। चलिए, तो उसी वीडियो के अंदर मतलब जब हमने कमेंट सेक्शन अपना चेक किया तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि भैया आपने जिस तरीके से हमें मैथ्स की ट्रिक्स बताई है, अगर आप हमें हेल्प कर सकते हैं तो हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी ट्रिक्स बताइए। तो यार, आज के वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस में जो ऐसी ट्रिक्स यूजफुल है आपके लिए आने वाले पेपर्स में वो बता पाऊँ। तो इससे क्या है, आपका दिमाग खुलेगा और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मतलब आपको अगर नॉलेज नहीं भी हो उस चैप्टर का तो भी शायद आप उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो फिर आज का मतलब हमारे वीडियो में फोकस रहेगा फिजिक्स के क्वेश्चंस जो भी आपके मतलब 26 फरवरी के पेपर में आए थे जेईई मेंस में। तो उसी के हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देर के आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। तो जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा कि अज्यूम दैट अ टनल इज डग अलोंग अ कॉर्ड ऑफ द अर्थ एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द अर्थ सेंटर। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलने लग गया है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो शायद ये ग्रेविटेशन का है ना क्वेश्चन। हाँ, शायद ग्रेविटेशन का ही है। फिर वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, द वॉल ऑफ द टनल इज फ्रिक्शनलेस, इफ अ पार्टिकल इज रिलीज्ड इन दिस टनल इट विल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे नहीं, ये तो एसएचएम का क्वेश्चन है। या फिर हो सकता है कि ये तो ग्रेविटेशन और एसएचएम दोनों मिला के क्वेश्चन बन रहा हो। यार, पर आप सब गलत है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार जरा ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। पूछा क्या है, इफ अ पार्टिकल इज रिलीज्ड इन दिस टनल इट विल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पूछा है। एक बात बताइए, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? t = 2π√L/g। ठीक है ना। मेरे हिसाब से आपको ये सबको पता होगा कि ये कैसे आता है, और ये आपके मतलब बोर्ड्स के सिलेबस में भी है, तो ऑब्वियसली ये सबको ये फॉर्मूला पता होगा। एक बार अगर आपने अब ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप से आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सिर्फ ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन सी हो गया। अब आप बोलेंगे भैया हो सकता है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। अब जरा उनके एक बार डायमेंशंस देखिए। अगर आपका ऑप्शन 3 सही आंसर है तो फिर √g/r तो नहीं हो सकता है, यानी जस्ट हमने r/g को उल्टा किया है, तो ऑब्वियसली डायमेंशंस मैच नहीं करेंगे, तो ऑप्शन 4 तो कैंसिल हो गया। अब पहला ऑप्शन देखते हैं तो g/2πr है। अब अगर √r/g आ रहा है और अगर तो फिर g/r तो नहीं हो सकता है डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि √r/g हमें पता है कि उससे हमें टाइम पीरियड मिलता है, जैसे कि हम देखते हैं सिंपल पेंडुलम का 2π√L/g। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से हमने सेकंड ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया। तो सिंपली हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन 3 आंसर है। देखा आपने, मतलब एनटीए ने आपको एक सिंपल सा ऑप्शन दे दिया है कि बस भाई अगर तुम्हें 2π√L/g पता है ना तो 2π√r/g सीधा लगाओ। ये मत देखो कि ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और चले अपना कोई अप्रोच लगाने। टाइम बचाओ, ऑप्शन सी टिक करो और फ्री के 4 नंबर पाओ, ठीक है ना। अगर आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, मतलब आपके स्लॉट में, और आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना, तो आपको सोचना चाहिए कि मतलब आप ऑप्शंस को अच्छे से नहीं देख रहे। तो एक बार ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से बैठ के देखा करिए, फिर सोचिए कि क्या मतलब मैं इसको अप्रोच करूं किसी तरीके से या नहीं। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 masses A and B, each of mass m are fixed together by a massless spring, a force acts on the mass B as shown in figure। चलिए फिगर दिया है। फिर if the mass A starts moving away from mass B with acceleration A, then the acceleration of mass B will be। ठीक है, तो यार ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ना। तो एक बात बताइए, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, अगर आपको मैकेनिक्स आती है आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है। बट मैं मान लेता हूँ आपको मैकेनिक्स नहीं बनता, मैं खुद भी मान लेता हूँ मुझे भी मैकेनिक्स नहीं आता, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? अब इस क्वेश्चन में दिया है कि बी पे एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है ना। और अब अगले जो सेकेंड हाफ अगर क्वेश्चन का देखेंगे, इफ द मास ए स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम मास बी विथ एक्सेलरेशन ए, यानी कि ए अगर एक्सेलरेशन ए से मूव करना चालू हो गया है, तो वो पूछ रहे हैं कि जो बी वाला मास है ना उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। मैं एक कंडीशन मान लेता हूं कि मान लो बी पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, F = 0 है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? बी ये रहा, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है ए के साथ, और ए जो है हमारा एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है,
और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो भैया बी भी हमारा जो है वो ए से मूव करेगा ना, करेगा, जरूर करेगा। तो हम ऑप्शंस में F इजिकल टू 0 डाल के देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, F इजिकल टू 0 डालने पे उसने दे दिया A, यानी कि ये आंसर हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन में MF अपॉन F प्लस MA, F0 डाला, F0 डाला, यहाँ पे तो आ गया भैया 0, यानी ये नहीं हो सकता ऑप्शन। थर्ड में देखा F0 डाला, F0 डाला, ये आ गया -A, -A भी नहीं हो सकता, उल्टा थोड़ी मूव कर रहा है, सीधा ही मूव करेगा। फिर चौथा है A इजिकल टू 0, सॉरी F इजिकल टू 0 डाला हमने, तो उसका क्या हो गया, वो आ गया A, यानी फर्स्ट या फोर्थ में से ही कोई आंसर है। ठीक है, अब इस टाइम पे भी अगर आप इसमें तुक्का मार रहे हैं तो 50% चांसेस है कि आपका आंसर सही होगा, क्योंकि हमने दो ऑप्शंस को तो एंटायरली एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है ना, तो अगर इस टाइम पे भी आप तुक्का मारते हैं तो आपके चांसेस है कि आपका एक ऑप्शन सही हो जाए। चलिए, पर हमें तो फाइनल आंसर तक पहुंचना है, तो अब देखते हैं, अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। अब ले लेते हैं कि ये फोर्स तो है, लेकिन एक्सेलरेशन जो यहाँ पे है ना, ये 0 है। यहाँ पे मतलब ए मूव नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे बी के साथ क्या होगा। अब यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन मतलब ए जो है किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर रहा है, ए यहाँ पे मस्त रेस्ट पे बैठा हुआ है और यहाँ पे एक सिंपल फोर्स लग रहा है। तो भाई बी पे क्या होगा, बी पे सिंपल सा एक्सेलरेशन रहेगा, एफ अपॉन उसका जो मास दिया है वो दिया है कैपिटल एन, तो ये उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब ऑप्शंस में चेक करते हैं। जब ए इजिकल टू 0 डाला तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है हमें -F/m, यानी कि ए बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो बचा हमारा आंसर फोर्थ और वही हमारा आंसर होगा। तो लगाइए फोर्थ को और आगे बढ़िए। देखा आपने, मतलब अगर आपको मैकेनिक्स ढंग से नहीं पता हो, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट पता हो कि भैया इसका अगर फोर्स 0 कर दिया तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये तो एक मतलब कॉमन सेंस है ना कि भाई अगर यहाँ पे बी पे फोर्स नहीं लग रहा है और वो ए जो है उस डायरेक्शन में ए से बढ़ रहा है, तो वो खुद भी ए से बढ़ेगा। तो ये तो मतलब हम खुद से भी मतलब ऐसे कर सकते हैं, अगर हमें कुछ ऐसे नॉलेज नहीं है ज़्यादा मैकेनिक्स का, बेसिक नॉलेज से भी कर सकते हैं हम। तो चलिए देखते हैं हम आज का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे रे ऑप्टिक्स का, है ना। तो इसमें दिया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल आर डिनोटेड बाय द यूनिट वेक्टर्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, देन चूज द करेक्ट कोरिलेशन फॉर दिस वेक्टर्स। तो यार ऐसे जब क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो मतलब जैसे मैंने इसमें अपना मिरर ड्रॉ कर लिया और आपको ये ABC दिया है, तो इसमें कुछ एंगल के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो मैं एक रे ऐसे मान लेता हूँ कि वो मिरर को टच ही नहीं कर रही है, ऐसे सिंपल पास हो जा रही है, तो यानी कि इंसिडेंट रे का वो क्या हो गया। अगर मैं इस वेक्टर को लिख देता हूँ, इसको जैसे डिनोट कर देता हूँ मैं J से, तो हमारा जो A हो जाएगा वो हो जाएगा J कैप, देन B हो जाएगा वो भी हमारा हो जाएगा J कैप, और नॉर्मल तो हमारा यही डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्मल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे कैसे जा रही है, तो वो उसका वेक्टर हो जाएगा I कैप। ठीक है ना, I और J जो है दोनों हमारे वो यूनिट वेक्टर्स हो गए। तो हमने A B को लिख लिया J कैप और C हमारा हो गया I कैप। बस आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो चुका है। एक बार हम इसको ऑप्शंस में मिला के देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। इन केस दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं तो फिर हम एक दूसरा केस ले सकते हैं कि ये वाला मिरर ऐसा है, देन एक रे आई है, वो इससे जो हमारी इंसिडेंट रे वो सीधे 90 डिग्री पे आई, तो वो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम कुछ वेक्टर्स अज्यूम करेंगे और ऑप्शंस में फिट करके देख लेंगे, तो फिर पक्का कोई ना कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले हम इस केस में ट्राई करके देखते हैं जब हमने 0 डिग्री पे माना है। तो ए हमारा J कैप है, बी हमारा J कैप है और सी हमारा I कैप है। हमने डाल के देखा, पहला ऑप्शन में हो गया बी जो है वो J कैप हो गया, ए हो गया J कैप प्लस 2C। अभी C नहीं डालते तो वो चेक हो जाएगा कि वैल्यू सही आई है कि नहीं, तो यहाँ पे C 0 आ रहा है, नहीं C हमारा I कैप था, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, फिर दूसरे ऑप्शन में चेक किया, B इजिकल टू 2A प्लस C, तो J इजिकल टू 2J प्लस C। C आ गया हमारा -J, लेकिन नहीं C तो हमारा I कैप था, तो वो भी गलत है। ठीक है ना, फिर तीसरा ऑप्शन हमने देखा, तीसरे को अभी छोड़ते हैं, वो थोड़ा सा मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, चौथे को एक बार चेक कर लेते हैं। B इजिकल टू A - C, तो B हो गया हमारा J, A हो गया हमारा J और -C, यानी J कैंसिल, C इजिकल टू 0, यानी तीसरा ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। तो सॉरी, चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो आंसर मेरे हिसाब से तो तीसरा ही होना चाहिए। फिर भी एक बार सेफ्टी के लिए हम चेक कर लेते। तो इसमें जब हमने ऑप्शन अपने फिट किए, B आ गया हमारा J, A हो गया हमारा J और -2A.C, और C को अभी ऐसे ही लिख लीजिए, J कैंसिल हो गया, -2A.C और ये C कैप, यानी कि ये वाली चीज 0 हो गई है, तो -2A.C इजिकल और ये C कैप मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका मतलब होगा
कि आइदर ए डॉट सी इज इक्वल टू 0 या फिर सी वेक्टर जो है वही 0 है, 0 वेक्टर है। तो ए डॉट सी यानी कि 0 यानी कि ए जो है वो तो जे कैप हो गया और डॉट सी यानी ये दोनों हमारे ए और सी 90 डिग्री पे, इसका मतलब सी जो है वो हो जाएगा हमारा आई कैप और वही हमारा आंसर है। तो जी हाँ, हमें ऑप्शन मिल गया, हमारा ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। तो देखा आपने, मैंने एक सिंपल सा केस अज्यूम किया यहाँ पे कि भाई हमारी रे जो है वो बिना मतलब मिरर को टच करते हुए सीधा पैरेलल निकल गई और हमने मतलब कि उसको मान लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है और आंसर उससे हमारा आ गया। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ वायर ऑफ 1 ohm हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, इट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट गौर करने वाली बात है स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड में हमें पता है केस में क्या होता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ये आप चीज मतलब एनसीईआरटी पे भी मेंशन है, तो ये आप मतलब पढ़ते ही है। अब इसके बाद टाइम क्या लगता है कि बच्चे फिर नई लेंथ को मतलब पुरानी लेंथ के टर्म्स में निकालते और फिर ऐसे करके सॉल्व करते, तो उतना कुछ हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज चेंज पूछा है ना रेजिस्टेंस में, तो ऐसा करते हैं हम इस दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये मैं एक अप्रोक्सीमेट मेथड बता रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है ऑप्शंस जो है हमारे वो काफी दूर दूर है, 76%, 56%, 12.5, 25। इनकेस ऑप्शंस हमारे होते 11, 12, 13, 14 फिर थोड़ी दिक्कत होती, फिर अप्रोक्सीमेशन नहीं, फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के हम सॉल्व करते। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, क्या हो जाएगा ये हो गया डी आर, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, और ये हो गया 2L DL, ठीक है ना। डी आर क्या है, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया है, तो वही मतलब पूछा है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि मतलब हमें पूछा है डी आर बाय आर, ठीक है ना। तो दोनों साइड डी आर बाय आर कर दिया, 2L DL बाय आर। लेंथ जो थी हमारी वो थी 1 मीटर, DL लेंथ में चेंज कितना आया, 25% से इंक्रीज हुआ यानी 1.25, 1.25 माइनस 1 गिव्स अस 0.25। रेजिस्टेंस था हमारा 1 ohm, तो ये हमने दे दिया आंसर 0.5, यानी कि 0.5 था यानी कि 50% का चेंज है। तो 50% का चेंज यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सबसे पास कौन सा है 56, यानी आंसर हमारा 56 होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, तो इसकी मदद से हम आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज रो एंड इट्स बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज के। तो बल्क मॉड्यूलस का यार आपको एक सिंपल फॉर्मूला पता होगा जो कि होता है हमारा K इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, और एक माइनस भी आता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमें पता है, बस हमारा काम हो जाएगा इससे। ये आपका यार एनसीईआरटी बुक में भी दिया होता है, तो ये फॉर्मूला मतलब आपको आता होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम और वॉल्यूम हमारी कैंसिल हो गई, ठीक है ना, यूनिट वाइज हमें चेक करना है, तो वॉल्यूम और वॉल्यूम तो यहाँ कैंसिल हो गई, तो K की यूनिट जो है वो प्रेशर के इक्वल है, ये चीज हमें पता चल गई। तो चलिए फिर हम ऑप्शंस को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम ऑप्शंस को देखेंगे तो हमारा ऑप्शन 1 जो हो जाएगा उसमें K और P जब हम कैंसिल कर देंगे तो ये रो हो जाएगा, यानी ये रो के इक्वल है। और पूछा था द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यानी ये डेंसिटी के इक्वल है, तो ऑप्शन 1 हो सकता है ना। ऑप्शन 2 चेक करते हैं, इसमें हमने K और P को हटाया तो ये भी हमें रो दे रहा है, यानी ऑप्शन 2 भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, K और P की यूनिट सेम है, इनको हमने अगर हटाया तो ये 1 बाय रो दे रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा ना, हमें क्वेश्चन में पूछा था मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ मटेरियल, तो ऑब्वियसली उसकी यूनिट डेंसिटी के तो इक्वल होनी चाहिए, 1 बाय रो की नहीं होगी, तो वो ऑप्शन हमने हटा दिया। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में चेक किया तो P और K की सेम है यूनिट, तो ये हो गया P स्क्वायर अपॉन रो, ये भी रो के इक्वल नहीं आया, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया, यानी आंसर जो हमारा होगा वो होगा हमारा फर्स्ट या सेकंड में से, ये चीज हमें पता चल गई। तो देखिए, देख रहे हैं आप ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने से फायदा ये हुआ 1 और 2, अगर इसके आगे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम में एकदम लास्ट के टाइम चल रहा है और हम बस यहाँ तक क्वेश्चन पे पहुंच पाए और हमने कोई तुक्का मारा, तो आपके 50% चांसेस है कि आपका आंसर सही होगा। इसलिए सबसे जरूरी होता है ऑप्शन एलिमिनेट करना। तो अब यहाँ पे हमने जैसे ही ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, अब हमें फाइनल आंसर देखना है, तो उसको कैसे टिक करेंगे। K इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V, यानी ये चीज हमें समझ में आ रही है कि K इज इक्वल टू, अगर इसको हम लिख दूं, मैं डेल्टा V अपॉन V को उस साइड भेज दूं, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा P बाई K, यानी इसको हम P बाई K भी बोल सकते हैं अभी के लिए। तो ये एक चीज आपको पता चल रही है कि P बाई K तो हमारे ऑप्शंस दोनों फर्स्ट और सेकंड में दिया हुआ है, मतलब P बाई K या मतलब K बाई P, यानी P और K टर्म्स तो आ ही रहे हैं, तो उनके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमें ये डेल्टा V बाई V को किसी तरीके से वो डेंसिटी के फॉर्म में लाना होगा और उससे हमारा आंसर आएगा।
तो पी और के में जब चेंजेस नहीं हो रहे तो हमारे ऑप्शन में पी बाय के तो होना ही चाहिए। तो वो बचा सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट जो कि है हमारा रो पी बाय के। और इस तरीके से हमने ऑप्शन 2 को भी एलिमिनेट कर दिया और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया। तो देख रहे हैं मतलब मैंने कितने लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि यहाँ पे मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने उसका यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट किया और फिर फाइनल अप्रोच के लिए हमने देखा कि किस टाइप से मतलब आंसर हमारा किस फॉर्म में आना चाहिए। तो उस तरीके से हमने इस ऑप्शन को फाइनली मतलब निकाल लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, if C and V represent capacity and voltage respectively then what are the dimensions of lambda where C by V is equal to lambda। तो देखते हैं अब ऐसे जब डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस हमारे आते हैं ना तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो रिलेशन याद आ रहा है C और V से हमें सबसे पहले वो लिखना चाहिए। तो यार मुझे सबसे पहले रिलेशन याद आ रहा है Q is equal to CV। ठीक है, अब मैंने Q is equal to CV देख लिया तो अब इसको मैं C by V जो हमें निकालना है लैम्डा उसको इस थोड़े से मतलब चेंज कर लेता हूँ। तो V को मैंने C को सब्सटीट्यूट कर देते तो वो हो जाएगा हमारा Q by V, तो वो हो गया Q by V स्क्वायर। अब हमें और आगे बढ़ना है इसके लिए। तो अब क्या करते हैं, Q जो होता है वो क्या होता है हमारा IT, ये भी आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। तो हम इसको भी सब्सटीट्यूट कर लेते हैं IT अपॉन V स्क्वायर। अब क्या करना है, V और IT के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है, लाना है। तो यार मेरे दिमाग में अब क्या आ रहा है, वर्क डन जो होता है वो भी हो जाता है हमारा क्या होता है VIT। तो बस अब हमें क्या करना है, V को रिप्लेस कर देना है W अपॉन IT से। तो नीचे हो गया W स्क्वायर अपॉन IT स्क्वायर, जो ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा IT क्यूब। ठीक है, बस अब आपको आप ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देखिए कि किस किस में मतलब आपका I क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर I क्यूब आएगा। अब वर्क में तो I का कोई टर्म नहीं होता है तो पक्का ऑप्शन में I क्यूब तो दिखना ही चाहिए। तो यहाँ पे I क्यूब सेकंड और फोर्थ में हमारा I क्यूब है, यानी कि आंसर या तो फिर सेकंड होगा या तो फिर फोर्थ होगा। ठीक है ना, या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा। तो इसमें भी मैंने यही टेक्निक यूज की है, ऑप्शन एलिमिनेट करना। मैं यार पूरा निकालने नहीं बैठा कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने वो MLT और जो भी मतलब हमारी डायमेंशंस होते हैं उनके टर्म में लाया, फिर उसके टर्म्स में लाया और फिर जाके सॉल्व किया। वो यार हमारा नॉर्मल अप्रोच होता है, हमें तो स्मार्ट तरीके से करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे हमें I क्यूब पता चल गया कि ये आएगा। अब एक और चीज है, यहाँ पे अगर W को हम ध्यान से देखें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, तो उसको हमने लिख लिया ml स्क्वायर T-2 का होल स्क्वायर। यानी कि ये जो न्यूमरेटर से मास जो है ना ऊपर जाएगा, यहाँ पे m स्क्वायर है तो वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m-2। एक ही ऑप्शन है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखा मैंने मतलब पूरे बैठ के हर एक का नहीं लिख रहा हूँ कि ये फिर T-4 है तो ऊपर जाएगा T7, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि मुझे सिर्फ M के लिए चेक करना है क्योंकि वही डिफर कर रहा है हमारे सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में। तो स्मार्टली यूज करना है हमें, अपनी कितनी इंक वेस्ट करनी है ना पेपर में वो भी हमें पता होना चाहिए। ज्यादा इंक वेस्ट करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और फिर तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो इसमें भी ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। इन अ टिपिकल कंबशन इंजन द वर्क डन बाय गैस मॉलिक्यूल। ये कोई इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है, सीधे इस पे आते हैं हम। इक्वेशन क्या दी है, वर्क इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन KT। यार फिर से मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में मतलब फॉर्मूला वो आना चाहिए जो कि हमारे जो यहाँ पे टर्म्स दिए ना उनको रिलेट कर पाए। KT वर्क क्या याद आ रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि हमारा जो KTG है उसमें एक फॉर्मूला पड़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 KT। 3/2 का कोई अपने को जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है डायरेक्ट, यानी कि इसको काइनेटिक एनर्जी को वर्क बोल सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू KT हमारा एक तरीके से। सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन में जाके, बस निकलेगा आंसर फटाफट। तो वर्क इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा ई की पावर माइनस हमारा बीटा और ये एक्स स्क्वायर अपॉन वर्क। ठीक है, अब देखो यार ई पे हमें ये चीज पता है कि कोई भी इक्वेशन मतलब कोई भी इसका डायमेंशन नहीं रहेगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगी। तो यानी कि जो एक्स स्क्वायर ये बीटा एक्स स्क्वायर है ये वर्क के इक्वल हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तभी तो डायमेंशंस कटेंगे। तो हमारा जो बीटा हो गया वो क्या हो गया, W अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस का कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस दिखाने के लिए, क्योंकि हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। फिर हमने इसको उठा के इसमें डाल दिया तो ये हो गया हमारा वर्क इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर W अपॉन एक्स स्क्वायर और ये E की पावर तो कैंसिल हो गए, ठीक है ना, वो टर्म्स अपने आप में चले गए। वर्क हटाया तो यहाँ पे हमारा अल्फा हो गया x के इक्वल। x क्या थी, लेंथ, बस खत्म। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन सेकंड, क्योंकि उसी में सिर्फ एक लेंथ दिया है, बाकी m0 t0 है। ठीक है ना, तो देखा आपने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए।
इक्वेशन इस हिसाब से सोचो कि भाई जो हमारे टर्म्स को रिलेट कर पाए। मुझे दिख रहा है केटी दिखा तो मुझे याद आया कि भाई वर्क के साथ केटी की तो इक्वेशन होती है डायरेक्ट, जो कि हमने केटीजी में पढ़ी है, तो वो हमने फॉरन सॉल्व कर लिया। केटीजी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अब हम देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा द टेम्परेचर थीटा एट द जंक्शन ऑफ टू इंसुलेटिंग शीट्स हैविंग थर्मल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एज वेल एज टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर्स θ1 एंड θ2 एज शोन इन फिगर। तो हमने देखा फटाफट इन्फॉर्मेशन यार। अब इसमें हमें देखते से एक चीज समझ में आनी चाहिए कि R1 और R2 पक्का मटेरियल अलग है, उनका थर्मल रेजिस्टेंस अलग है। तो मान लेते भाई उनका क्या बोलते हैं दोनों मटेरियल सेम हो, तो क्या होगा R1 इजिकल टू R2, ठीक है ना। अब R1 इजिकल टू R2 अगर हो गया तो उस केस में भी हमें कोई ना कोई तो टेम्परेचर मिलेगा, है ना, जो बीच का निकालना है। तो वो वैसे लॉजिक से सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि θ मस्ट बी θ1 प्लस θ2/2। तो यार पहले ऑप्शन में चेक करो कि R1 और R2 मतलब किस इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने जब डाला R1 और R2, भाई ये तो नॉट डिफाइंड है, फर्स्ट तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। R1 R2 डाला, सेकंड भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, सेकंड भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बचा थर्ड जिसमें हमने R1 R2 डाला, चलो कुछ तो वैल्यू आ रही है और वो θ1 प्लस θ2/2, तो ये हो सकता है पॉसिबल। फोर्थ में भी डाला R1 प्लस R2 2, ये R कैंसल, तो यहाँ पे ये भी हमारा θ1 प्लस θ2/2, तो ये भी पॉसिबल है। फर्स्ट और सेकंड हमने एलिमिनेट कर लिए। आप देख रहे हैं मैं हर क्वेश्चन में जब भी अप्रोच करता हूँ ना ऑप्शन एलिमिनेट पहले करता हूँ, क्योंकि क्या है हमें पता चल गया कि इन दो में से आंसर है। अगर हम तुक्का भी मारेंगे ना तो 50% चांसेस है हमारे कि हमारा आंसर सही होगा। हम 25% से अपनी चांसेस 50% बढ़ा लिए और उसको 100% बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। तो अब अगला लॉजिक क्या हमारा लगेगा, हमें पता है जैसे ही हम थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी कि हमारा जो R है वो प्रोपोर्शनल टू θ है, ठीक है ना। तो R प्रोपोर्शनल टू θ है, यानी कि अब R1 इजिकल टू हमने जो भी यहाँ पे कुछ इक्वेशन आई और θ1, तो यानी यहाँ पे R1 अपॉन θ1 होगा, ना कि R1 इंटू θ1 होगा। मतलब आप समझने की कोशिश करिए इसको कि R1 और θ1 को हम साथ नहीं लिखेंगे जब भी आंसर में ऐसे या किसी भी ऑप्शन में R1 अपॉन θ1 सा होगा। तो इस लॉजिक से हम चलते हुए अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन 3 है उसमें हम देखें तो θ1 और R1 साथ लिखा है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार हमें एक रिलेशन ये समझ में आ रहा है कि R1 अपॉन θ1 सा होना चाहिए ऑप्शन में यार। क्योंकि अब देखो लॉजिक अगर तुम ऐसे भी लगा रहे हो ना तो थोड़ा दिमाग से लगाओ, ये नहीं कि आप तुक्का ही सीधा मानना है। तो थोड़ा बहुत अगर हम रिलेशन को इधर उधर करके समझे तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें हमारा जेनरिक अप्रोच नहीं पता इस क्वेश्चन के लिए कि हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो फिर मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि आपको फिर एग्जाम में कैसे सोचना चाहिए। तो यहाँ पे फिर हमने ये इस तरीके से किया। अब जो ऑप्शन 4, अब ऑप्शन 3 तो हमने इस तरीके से एलिमिनेट कर दिया, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। क्योंकि अब देखिए आप इसमें R1 R2 डिवाइड भी कर देंगे ना अगर ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा θ1 अपॉन R1 प्लस θ2 अपॉन R2 न्यूमरेटर में, और नीचे वो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस फॉर्म में मिल गया हमें जिस टाइप से चाहिए था हमारा, क्या बोलते हैं R1 अपॉन θ1 या θ1 अपॉन R1। ये तो आप समझ ही रहे, हमें एक साथ नहीं लिखना है, मतलब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में आना चाहिए। तो वो सिर्फ हमारे ऑप्शन 4 में हो पा रहा है, तो इस तरीके से हम आंसर मारेंगे। आपको लग रहा होगा कि यार ये इतना लॉजिकल सा नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके चल रहे हो और इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। मैं तो चाहता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपसे सारे आंसर निकलने चाहिए, पर ये उन बच्चों के लिए जो डरते हैं जेईई मेंस के पेपर से कि यार भाई मतलब कॉन्सेप्ट अगर हमें नहीं पता तो हमसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यार कभी कभी जरूरी हो जाता है कि हम एग्जाम में अपना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाएं। स्मार्ट वर्क हमारी ज्यादा हेल्प करता है। इससे क्या होता है, हमारा एक तो टाइम बचता है, टाइम बचेगा, हम ज्यादा क्वेश्चंस लगा पाएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस लगा पाएंगे तो हमारे परसेंटाइल भी ज्यादा आएंगे, है ना, और परसेंटाइल ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली रैंक अच्छी आएगी। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा और भी मतलब नई नई ट्रिक्स जानने को मिली होगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैथ्स में ट्रिक्स होती है कि भाई मैथ्स में कुछ वेरिएबल में वैल्यू डाल दो और उस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ तरीके से ट्रिक कुछ खोज सकते हैं, मतलब क्योंकि यार क्वेश्चन जिसने भी बनाया होगा उसने कुछ सोच के बनाया होगा। वो ये नहीं चाहता है कि भाई तुम पेन उठाओ और सीधा चालू हो जाओ अपने जेनरिक अप्रोच से, वो चाहता है कि तुम अपना जितना टाइम सेव कर सकते हो ना उतना करो। क्योंकि टॉपर्स क्या होते हैं, उनके तो आते हैं भाई 300 में से 300 भी आते हैं ना लोगों के, तो उन लोगों के कैसे पॉसिबल होते हैं, वो टाइम बचाते होंगे अपना और तब जाके वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा और जाके अब आप मतलब अपने जेईई मेंस के जितने भी अटेम्प्ट बचे उनको और अच्छे से कर पाएंगे। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ एक नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।